हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्लास 8 का थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो एनसीईआरटी चल रही है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, एंड चैप्टर का नेम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे व्हाई शुड पीपल डिसाइड, ये इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो में देख लेते हैं कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो ये हमें बहुत प्राइड फील होता है कि जो हमारा भारत देश है, ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके बाद इसके अंदर जो है आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों की, वो डिसीज़न मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, एंड यही डिसाइड करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है उनको कैसे बिहेव करना चाहिए एंड कैसे उनको वर्क करना चाहिए टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे अनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, एंड दस मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वाई शुड पीपल डिसाइड। तो ये आपको पेज नंबर 31 में मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो जैसा कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, तो ये सीधा एकदम से आज़ाद नहीं होगा था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है फेस करनी पड़ी थी, ठीक है, इंडियंस को, इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पीपल जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से आके उन्होंने स्ट्रगल को ज्वाइन किया, एंड आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इन सब में पार्ट लेने के बाद हमें जाके कहीं आज़ादी मिली। तो यहाँ पे हमने बात की फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। तो यह डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लोगों ने आके जो है इसमें पार्टिसिपेट किया एंड अपना स्ट्रगल में योगदान दिया। ठीक है, उस टाइम पे जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, लोगों के अंदर डर था कि ब्रिटिश सरकार का अगर वो मतलब नहीं मानेंगे तो वो उन पे पनिशमेंट देगी, है ना, एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की बातों से एग्री भी नहीं होते थे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट में ही काम करते थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी फेस करना पड़ता था। एंड कई जगहों पे वो जो है ब्रिटिशर्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे उनके डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ को लेके। तो जो फ्रीडम मूवमेंट चला, ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट ने जो है सारी सिचुएशन को चेंज करके रख दिया, एंड जो नेशनलिस्ट थे वो ओपनली फिर क्रिटिसाइज करने लग गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड डिमांड्स अपनी रखनी स्टार्ट कर दी। तो नेशनलिस्ट ने अपने डिमांड्स को फिर ब्रिटिशर्स के सामने रखना स्टार्ट कर दिया एंड क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स को। उसका 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनती है, there be elected member in the legislative with the right to discuss the budget and ask the questions। तो उनके बीच में ये भी रख दिया गया कि आप बजट भी डिस्कस कर सकते हो एंड क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हो। तो फिर आगे चल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका आता है 1909 में, वो अलाउ कर देता है सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पे ये आप बात याद रखेंगे, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद जो अर्ली लेजिस्लेचर थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इस रिस्पॉन्स करते हैं कि ये नेशनलिस्ट की ये डिमांड्स तो बढ़ती जाएंगी फिर आगे चल के। दे डिड नॉट अलाउ ऑल द एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो ब्रिटिशर्स जो हैं, मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं, है ना, फिर वो जो ब्रिटिशर्स को ही बोल रहे थे कि अगर आप इनकी अब डिमांडें माननी शुरू कर दोगे ना इंडियंस की, तो ये तो आपके सिर पे चढ़ जाएंगे और डिमांड करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इसलिए ना लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी कि ऐसा नहीं होगा कि आप जरूर पार्टिसिपेट तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि सबको ही मौका दिएगा, ऑल एडल्ट्स को मौका नहीं देगा, कुछ लोगों को आपको मौका मिलेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए बोल दिया गया। ठीक है, अभी जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक्सपीरियंस कॉलोनियल रूल जो है एज वेल एज द पार्टिसिपेशन डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लेटर डाउन इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी द एबल टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग डिसीजन। तो यहाँ पे
हमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में डालता है कि क्या ऑल पीपल को दे दिया था या लिमिटेड लोगों को ही दिया था। तो अगर देखा जाए डिफरेंट सोर्सेज से तो सभी को नहीं दिया था। अगर वो सभी को दे देते तो इजीली हमें जो है वो इंडिपेंडेंस जो है मिल जाती, हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़ता, ठीक है। लेकिन कमिंग इंडिपेंडेंट विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू सिटीजन्स ऑफ द फ्री कंट्री, ये हम जानते थे। एंड डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड बी डू what it felt like. It means that the government had to be sensitive to people's need and the demand. Government जो है वो sensitive तो थी people's की need and demands को लेके, and उनके dreams and aspirations of freedom struggle को भी जो है वो साथ में लेके चलती थी। वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट। कि मतलब अब वो क्या लेके चल रहे थे, कौन सा प्रिंसिपल लेके चल रहे थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कि सभी सिटीजन्स को जो है वो वोट डालने का अधिकार जो है वो मिलेगा। ये कब हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। उसके बाद 2000, ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 2004 में जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो स्टार्ट हुई एंड जनरल इलेक्शंस के लिए इसको यूज़ किया गया। इसने क्या किया, 1,50,000 ट्रीज़ को जो है वो सेव किया, क्योंकि 8,000 टन्स ऑफ पेपर जो है वो इस बैलेट पेपर्स में जब पहले यूज़ होता था तो उसकी जो है बचत हुई जब हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट, ठीक है, आइडिया ऑफ कंसेंट, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है डिज़ायर, दूसरा आता है आपका अप्रूवल, तीसरा आता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो पीपल पार्टिसिपेशन, तो इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट द फंक्शनिंग। तो ये लोग ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करनी है और कैसे उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो बेसिक आइडिया जो है डेमोक्रेसी के पीछे वो एक इंडिविजुअल है, एक सिटीजन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के अंदर, ठीक है, एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को चलाने के अंदर, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है उन पे बैठ सके। एंड हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, पहला वे तो ये है कि थ्रू इलेक्शंस, जो कि हम बात कर रहे हैं उसी की ही, ठीक है। तो वन ग्रुप फॉर्म फ्रॉम द अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, इसके थ्रू कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो किस किस चीज़ से बनी होती है, ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, जो पार्लियामेंट है वो कंबाइन, मतलब जो भी पार्लियामेंट में आते हैं लोग वो कंबाइन, मतलब ऑल रिप्रेजेंटेटिव जब टुगेदर आ जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल करते हैं एंड गाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे गवर्नमेंट को चलना चाहिए, ठीक है। इन दिस सेंस द पीपल दो दे आर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल इट, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ जी, तो इसमें हम जो है वो 3-4 चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा आगे चल के करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो जब 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, मतलब इंडियन पार्लियामेंट को ना एक फेथ चाहिए था लोगों का, टू हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। तो जो पार्लियामेंट है हमारी सिस्टम के अंदर, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इमेंस पावर है किस चीज़ को लेके, इमेंस पावर जो है कि ये गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से जस्टिस के तरीके से ये चला सकता है। क्यों है, बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। इमेंस पावर इसको मिली हुई है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन किसकी है, लोगों की है। तो इसके अंदर जो है इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट के भी इलेक्शन वैसे ही होते हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर
के होते हैं। तो लोकसभा यूजली इलेक्टेड वंस इन एवरी 5 ईयर। तो आप देखते होंगे सरकार जो है हर 5 साल बाद बदलती है। तो कंट्री इज डिसाइडेड इनटू द मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो हमारी कंट्री है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग ही पर्सन्स जो है पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जो कैंडिडेट है जो कंटेक्ट करता है इलेक्शंस को वो बिलोंग कर सकता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि नेशनल पार्टीज़ हमारी कंट्री में कितनी है, तो 7 है। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो पहली है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिर आपके पास आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देन आपके पास आती है बहुजन समाज पार्टी एंड जो न्यू बनी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये सभी 7 नेशनल पार्टीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। स्टेट पार्टीज़ या फिर जिसको रीजनल पार्टीज़ बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सारी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी होगी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खंजवाम। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो थी ना पहले स्टेट पार्टी थी, अब वो नेशनल पार्टी बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और शिवसेना हो गई, शिरोमणि अकाली दल हो गया, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, जनता दल हो गया, एक यूनाइटेड वाला और एक जनता दल सेकुलर वाला, जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गई, इंडियन नेशनल लोक दल हो गया, बीजू जनता दल हो गया, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और बहुत सारी हैं ये, ठीक है। तो ये सारी आपके पास क्या है स्टेट या फिर रीजनल पार्टीज, ठीक है। उसके बाद वंस इलेक्टेड अगर एक बारी एक जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया वो क्या बन जाएगा फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, जिसको एमपी भी बोला जाता है। तो ये जो सारे एमपीज अगर हम इनको इकट्ठा कर देना तो ये सारे क्या बना देते हैं पार्लियामेंट बना देते हैं। वंस इलेक्शन टू बी टू द पार्लियामेंट टेकन, एक बारी पार्लियामेंट की इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल गाइड द इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो पहला है आपके पास प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, दूसरा है लोकसभा एंड थर्ड वन इज राज्यसभा। तो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसके अंदर शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो जैसे ही इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसके अंदर एमपीज बताए जाते हैं कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, मान लीजिए ये कौन सी पॉलिटिकल बीजेपी से आते हैं, ठीक है, ये कांग्रेस से आते हैं और ये आपके तृणमूल कांग्रेस से आते हैं। ऐसे सारे एमपीज की जो है एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, क्योंकि 543 जो है वो लोकसभा के अंदर मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, मतलब हाफ नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेजॉरिटी चाहिए, अगर पार्टी को जीत के आना है तो जो हाफ है, ठीक है, इसका हाफ उसमें उतने या उससे ज़्यादा मेंबर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ऑपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, ताकि इनकी जो फंक्शनिंग है बहुत अच्छे ढंग से चले। तो इसलिए ऑपोजिशन के लिए भी कौन सी पार्टी होती है, ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। कुछ जो है वो ऐसी मतलब पद होते हैं जहाँ पे ऑपोजिशन का जो लीडर होता है वो भी उनको सिलेक्ट करता है। ये इसीलिए होता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो चल सके। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा क्या हो गया, टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जेक्टिव जो होता है हमने पहले भी पढ़ा था, वो किस लिए होता है, जो लॉ बनाते हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जेक्टिव्स का जो है एग्जीक्यूटिव भी आप जिसको बोलते हैं उसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो मैं इसको डिफरेंट कलर से यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो पीएम होता है वो कौन होता है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी
in Lok Sabha. From MPs who belongs to her party, the Prime Minister select the minister to work with her to implement the decision. अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये अपने मिनिस्टर्स को चुनता है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग होते हैं, वो जो होते हैं इन्हीं में से ये निकालते हैं, जो कि मेन मिनिस्ट्रीज का चार्ज जो है उनको दे दिया जाता है, एंड वो फिर डिफरेंट उसके ऊपर वर्क करते हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक द हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस वगैरह हो गया, ठीक है. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. एंड कई बार क्या होता है कि मेजोरिटी जो है वो इतनी जल्दी से पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती है, इसलिए उनको जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है. मतलब दो पार्टीज जो है वो इकट्ठी ज्वाइन हो जाती हैं एंड फॉर्म करते हैं एक कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है. जो नरेंद्र मोदी से पहले वाली जो उनकी पार्टी थी ना, मनमोहन सिंह जी की, तो वो कोलिशन से ही बनी हुई थी, ठीक है. उसके बाद मोदी जी की फिर पार्टी जो है वो पूरी मेजोरिटी से जीत के आई थी, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल इसमें आप याद रख सकते हैं. उसके बाद राज्यसभा की जब हम बात करें, अभी हम प्रेसिडेंट की बात कर ली, ठीक है, लोकसभा की कर ली, अब राज्यसभा की करते हैं. तो राज्यसभा का मेन फंक्शन क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. तो स्टेट को रिप्रेजेंट करना है इन्होंने, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. तो राज्यसभा जो है कैन ऑल्सो इनिशिएट द लेजिस्लेशन एंड द बिल रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. तो राज्यसभा भी ऐसी बात नहीं है कि कोई बिल नहीं पास वगैरह कर सकती, तो ये बिल पास करती है. अभी हम वो आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कौन से बिल पास करवा सकते हैं, कौन से नहीं करवा सकते, फिर आगे चल के वो लॉ भी बन जाते हैं, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा. मान लीजिए लोकसभा ने कोई लॉ मतलब इनिशिएट किया, मतलब बिल इनिशिएट किया, ठीक है, जो कि आगे चल के लॉ भी बनेगा, तो राज्यसभा उसके ऊपर पूरी निगरानी रख सकती है कि हाँ इसको आगे मतलब उसको असेंट दे भी सकती है एंड उसको डिनाई भी कर सकती है कि नहीं ये नहीं चलना चाहिए या फिर ये आगे चल के लॉ बनना चाहिए. तो ये भी राज्यसभा का काम है कि उसको रिव्यू करेगी या फिर उसको ऑल्टर करेगी अगर उसको वो ठीक नहीं लग रहा है राज्य लोकसभा का बिल, ठीक है. तो जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ना वो इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. तो जैसे देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आपके नॉमिनेट किए जाते हैं. तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है टू कंट्रोल एंड गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूं. तो यहाँ पे ना साउथ आपको पेज नंबर 37 के ऊपर मिल जाएगा. एक होता है साउथ ब्लॉक, एक होता है नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट का बना हुआ है, ठीक है. तो साउथ ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आपको साउथ ब्लॉक में मिलेंगे. एंड जो नॉर्थ ब्लॉक में आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे. अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें कंट्रोल करना है, गाइड करना है, इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को, हमें इन द सेंस पार्लियामेंट को. तो पार्लियामेंट जब वो सेशन में होती है बिगिनस विद द क्वेश्चन आवर. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आवर की, ठीक है. तो क्वेश्चन आवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे जो है वो पार्लियामेंट को चलाया जाए. इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करता है थ्रू विच द एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव कैसे उसको कंट्रोल करना है पार्लियामेंट, तो ये सब कुछ इसके थ्रू चलता है. क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हो रही हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए उसके लिए होता है. एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, कि लोग क्या सोच रहे हैं, किसी अगर कोई बिल है उसको लागू करना है तो पीपल की क्या सोच है वो भी इसके थ्रू रिफ्लेक्ट होती है. एंड अच्छा लॉ जो है बनाने की कोशिश की जाती है. और ये ओपिनियन ऑफ पीपल कैसे आते हैं, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, जो कि एमपी
जो बैठे होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी क्रूशियल टास्क फॉर एवरी पीएम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो एमपीज जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं उनसे। तो जो ओपोजिशन पार्टी होती है ना वो क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि ताकि जो डेमोक्रेसी चाहिए ना हमें कंट्री के अंदर वो पूरी अच्छी तरह से चल सके, तो वो भी हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अपने क्वेश्चन पूछती है। तो वो हाईलाइट करती है कि क्या चीज़ें आप कर रहे हैं वो किस तरीके ढंग से सही हैं, या फिर कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे वो पॉलिसीज़ आपको लानी चाहिए, ठीक है। एंड दे हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मोबिलाइज द पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पार्टीज़। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसी में ही चल रहा है अभी थोड़ा सा, तो गवर्नमेंट कैन तो इसके थ्रू मतलब ये जो ओपोजिशन होती है तो इसके थ्रू एंड एमपीज जो अंदर बात करते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट को ना एक फीडबैक सा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो है इन ऑल द मैटर डीलिंग विद द फाइनेंसेस पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कहाँ आप सही जा रहे हो, कहाँ आप गलत जा रहे हो, ठीक है। तो एमपीज जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पीपल के हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉ मेकिंग की। लॉ मेकिंग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ऑफ पार्लियामेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर कौन से लोग होते हैं, तो पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जिसके अंदर रूलर मेंबर्स भी होते हैं एंड ऑल्सो द मेंबर फॉर द रीजनल पार्टीज़। तो रूलर मेंबर्स जो हो गए वो आपके रीजनल पार्टीज से हो गए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं एंड ग्रुप एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटिव आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। उसके बाद देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड द बैकवर्ड क्लासेस। अब जो है वो दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस की भी पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो जैसे अगर हम बात करें लोकसभा, जो फर्स्ट लोकसभा हुई थी ये भी आपको याद रखना है, तो फर्स्ट लोकसभा आपकी 1951-52 में हुई थी। तो उस टाइम पे 61% का वोट टर्न आउट था। तो वहीं अगर हम 15th वाले की बात करें जो कि आपकी 2019 की है तो वहाँ पे 15 इतना था, लेकिन अगर हम 16 वाले की बात करें जो कि 2014 में हुई थी तो वहाँ पे 66% का था, ठीक है। ये लोकसभा इलेक्शंस की बात जो है वो दी गई है पेज नंबर 39 के अंदर। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है एंड कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन द इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस इट इज़ most important to ensure that communities that have been historically marginalized are given the adequate representation। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि पहले भी ये होता था कि कुछ सोसाइटी के कुछ पार्ट को जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं कि हम मेक श्योर करें कि मार्जिनलाइज्ड जो है पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी उनको भी पूरा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। उसके बाद सम सीट्स जो है वो भी रिजर्व की गई हैं पार्लियामेंट के अंदर फॉर द SCs STs, ताकि उनको भी इक्वली वो पार्ट ले सकें एंड दिस हैज़ टू बी डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वो फैमिलियर हो सके एंड कैन रिप्रेजेंट द दलित्स एंड आदिवासीज इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट, ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनकी भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो वो कैसे हम तक पहुंचा सकते हैं अगर हम उनको भी जो है वो पार्टिसिपेशन करने का मौका दें इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली हैव सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन। तो अब वुमेन के लिए भी जो है वो इम्पॉर्टेंट कर दिया उन्होंने, कुछ सीट रिजर्व कर दिए कि इतनी वुमेन्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो 60 ईयर्स पहले जो था ना
ओनली 4% जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था इसके अंदर। तो आज की डेट में बुक में तो 11% दिया गया, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना हो गया। ठीक है, दिस इज़ द स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वुमेन ही है हमारे साथ। ठीक है, सॉरी, it is issue of the kind that the force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough। and इसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे फेथ को, दैट द पीपल इन इंडिया हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हमारे पास ग्लॉसरी में 3 जो है वो टर्म्स आई हैं। तो अप्रूवल पहली ये बात की गई है, तो किसी को कंसेंट देना, फेवरेबल टू वॉट समथिंग। अगर हम चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात करें तो इट इज़ द फॉर्मल consent that parliament has as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust। इसको बोलते हैं अप्रूवल। कोalition मैंने आपको बताया टेम्परेरी अलायंस होता है ग्रुप्स और पार्टीज़ का। मान लीजिए एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, लेकिन उसको मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके कोalition फॉर्म कर, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। ठीक है, उनके अपने अपने जो है वो रीजंस होंगे कि हाँ मतलब समझौता भी आप बोल सकते हो। तो अलायंस फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट द एडिक्वेट सीट्स टू फॉर्म द क्लियर मेजोरिटी। अगर उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो 2 पार्टीज इकट्ठी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कोalition। ठीक है, अनरिजॉल्व क्या होता है, सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनरिजॉल्व उसको बोला जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 3। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे चैप्टर 4 की। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।